हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हों उसको ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है या कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जो है एक्सप्लेन कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करें। ये जो क्लासेस हैं मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे होंगे, अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आज की जो क्लासेस हैं या इन दिनों जो आपको क्लासेस मिल रही हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में ही बनाए जा रहे हैं और चाहे वो छोटे एग्ज़ाम्स हों या बड़े एग्ज़ाम्स हों, यहाँ से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्टली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है आर्थिक समृद्धि के चरण में कौन कौन से हैं, यानी कि इनमें से कौन सा है जो आर्थिक समृद्धि का चरण में शामिल होता है, यानी कि आर्थिक समृद्धि के चरण में वो शामिल किए जाते हैं। तो पहला है आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है आपका सभी। आपको बताना है बच्चों कि आपका जो राष्ट्र का समृद्धि होता है, जो ग्रोथ होता है, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसको हमने इसके पहले के क्लास में भी डिस्कस किया है कि ग्रोथ में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है और आपको पता है कि समृद्धि में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय भी शामिल होता है, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होता है और आपका जीडीपी भी शामिल होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस चीज़ को जरूर ध्यान दें बच्चों कि क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है या सत्य है पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़े कि इस तरह का मिस्टेक ना हो। कभी कभी आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आजकल एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन है, एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसलिए एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन बारीकियों पर ज़रूर ध्यान दें। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो असत्य है आर्थिक विकास के बारे में। पहला, आर्थिक विकास गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों रूपों में होता है। क्या आर्थिक विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है? दूसरा, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है। क्या आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है? तीसरा है आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक है। क्या आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक है? और चौथा है आर्थिक विकास के बिना आर्थिक विकास बिना आर्थिक समृद्धि के भी संभव है, यानी कि बिना आर्थिक समृद्धि के भी हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। क्या ये चीज़ सही है? आपको बताना बच्चों कौन सा गलत है। तो आपने ये सारी चीज़ें पहले के क्लास में भी पढ़ा है और हम बार बार इसके बारे में एक्सप्लेन भी करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ें आर्थिक समृद्धि के लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें हमारे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास या टिकाऊ विकास के लिए ज़रूरी है। ये सब हमने डिस्कस किया और आपको पता है, बिल्कुल साफ साफ आपको पता चल रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा है कि आर्थिक विकास के जो है ये बिना आर्थिक समृद्धि के संभव है। नहीं, बिना पैसा आए घर में आप कैसे विकास करेंगे? पहले तो समृद्धि चाहिए, पहले तो ग्रोथ चाहिए, यानी कि पहले पैसा और इनकम होना चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन स्तर की कल्पना कर पाएंगे। तो आपको पता है ये ऑप्शन आपका गलत है और आपको गलत ही बताना था और ये सारे आपके बिल्कुल सही हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और आज भी आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब सही है। इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में योगदान देने वाले कारक हैं। आपको बताना है आर्थिक विकास में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, कौन से कारक हैं जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। आप लोग अपने आंसर को ज़रूर बताया करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो आपको बताना है कि आर्थिक विकास में योगदान देने वाले कारक हैं कौन से हैं। पहला है प्रौद्योगिकी, दूसरा है कौशल एवं कार्यकुशलता, तीसरा है जीवन स्तर में सुधार और चौथा है अच्छी शिक्षा प्रणाली, पांचवा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आपका छठा है कि सभी। आर्थिक विकास में कौन सी चीज़ें योगदान देती हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे सही हैं।
सब हमारे आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि अच्छी प्रौद्योगिकी भी चाहिए, कौशल और कार्यकुशलता भी होना चाहिए, जीवन स्तर में सुधार भी होना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली भी होना चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो विकास बहुत बढ़िया से होगा, अच्छे से होगा, आसानी से होगा। ऑप्शन नंबर 6 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों, आर्थिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो आर्थिक विकास के बारे में सही नहीं है। और आपको इतना डिटेल में सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं और बार बार बताई जा चुकी हैं कि आपको गलत नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बताना है आपको। पहला, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। दूसरा, यह दीर्घकालिक एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। और चौथा, यह एक निर्देशित प्रक्रिया है। आपको बताना है बच्चों कि आर्थिक विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है जो कि असत्य है। यानी कि 3 सही है, कोई एक इसमें सही नहीं है। और आप भी ये चीज़ बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आर्थिक विकास एवं जो विकास है एक व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें समाहित होती हैं इसमें। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। ये दीर्घकालिक है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, नहीं, आर्थिक विकास जो है स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, इसको चलाना पड़ता है। यानी कि आपके पास अगर पैसे हैं और आप अपने पैसे को जो है सही शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो बच्चों का जो है मानसिक विकास नहीं होगा। आप उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा। आप उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो उनका जाहिर सी बात है शरीर जो है उतना बढ़िया नहीं होगा। आप उनके जीवन स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह समाज में पिछड़े रहेंगे। आप उसमें से कुछ पूंजी बचा के अलग से निवेश नहीं कर रहे हैं तो आपको जो आर्थिक लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, विकास स्वतः नहीं आता। अगर आपके घर में पैसा है, समृद्धि है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग विकसित हो जाएंगे, उनका मानसिक शारीरिक विकास अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसको करना पड़ता है, एक निर्देशित प्रक्रिया है, निर्देशित करना पड़ता है, स्वचालित नहीं होता। इसलिए बच्चों आप देखेंगे कौन सा गलत है, आपका जो 3rd है यही गलत है, ये नहीं होगा, याद रखेंगे, ये निर्देशित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक है जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता। यानी कि बाकी सब कर रहे होंगे, कोई ऐसा होगा जो नहीं कर रहा होगा। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है पूंजी निर्माण, तीसरा है पूंजी उत्पाद अनुपात और चौथा है औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि और पांचवा है अन्य उद्यमशीलता और छठा है तकनीकी उन्नति। आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा है जो विकास और आर्थिक गतिविधि में अपना योगदान नहीं दे रहा है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल है, ये समृद्धि और विकास दोनों के लिए ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। पूंजी निर्माण भी ज़रूरी है, जब तक पूंजी निर्माण नहीं होगा समृद्धि नहीं आएगी और समृद्धि नहीं आएगा तो बाकी चीज़ें नहीं होंगी। पूंजी उत्पाद अनुपात भी जरूरी है, यानी कि पूंजी कम लगे और उत्पाद ज़्यादा प्राप्त हो, ये भी सही है। औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि यानी कि उद्योग धंधों का विकास भी जरूरी है। और आपका तकनीकी उन्नति यानी कि जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी जो है हमें समय समय के साथ नए नए इनोवेशन करना चाहिए। ये कह रहा है अन्य उद्यमशीलता, अगर यहाँ पे उद्यमशीलता होता तो ये सही हो जाता। ये जो कह रहा है अन उद्यमशीलता ये गलत कह रहा है, अन उद्यमशीलता नहीं बल्कि उद्यमशीलता जो है वो ज़रूरी है। यहाँ कह रहा है कि प्रभावित नहीं करेगा तो अन उद्यमशीलता नहीं होगा, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर 5 सही है, इसमें ये नहीं है। बाकी के सारी के जो चीज़ें हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी कि जो रिपोर्ट है इसको प्रकाशित करता है। हमने कल की क्लास में भी कहा था ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन सी संस्था के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। और बाकी चीज़ों से भी आपको अपडेट रहना है कि हर वर्ष कौन सा देश आगे है और भारत का स्थान कौन सा है। तो पहला है IMF, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन और चौथा है विश्व आर्थिक मंच। आपको बताना है बच्चों ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स या रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो ध्यान देंगे ये वर्ल्ड बैंक का काम है, विश्व बैंक इसको प्रकाशित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इनमें से कौन सा जो संस्था है वो भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी करता है? पहला है बेल्ट हिल्फे संस्था, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी संस्था, तीसरा है यूएनओ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भ्रष्टाचार सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, ट्रांसपेरेंसी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है? कौन सा संस्था है जो प्रेस स्वतंत्रता को जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है रिपोर्ट्स इंटरनेशनल या रिपोर्टर्स ट्रांसपेरेंसी या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या इनमें से कोई नहीं। चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सी संस्था है जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको याद रखना है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, यही संस्था ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक कौन से 3 आयामों में शामिल नहीं है? यानी कि जो आपका मानव विकास सूचकांक है ये 3 आयामों पे जारी किया जाता है। इस आयाम में कौन सा है एक जो शामिल नहीं है? यानी कि इन चारों में से कोई एक है जो उसमें शामिल नहीं होता। कल के क्लास में हमने इस पर बात किया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज के क्लास में भी ये आपके लिए जो है लिया गया है। आपको बताना है, आज गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला है शिक्षा यानी कि ज्ञान की उपलब्धि, दूसरा है जीवन प्रत्याशा यानी कि जो है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक अच्छा जीवन स्तर, और चौथा है स्वच्छता यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में शामिल किए जाते हैं। आयाम है, आधार है, उसी के आधार पे मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है, और आपको पता है ये आपके लिए काफ़ी आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कौन सा शामिल नहीं है। आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें शामिल नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 इसमें शामिल नहीं होता। बाकी ये तीनों चीज़ें शामिल की जाती हैं आपके मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार पूछता है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किन आधारों पर जारी किया जाता है, और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है या कौन सा देश फर्स्ट और लास्ट है। चलिए बच्चों और भी देख लेते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका है 2021 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश, कौन सा देश और कौन सी राजधानी और कौन सा शहर है जो प्रथम स्थान पे है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से देश, शहर और राजधानी की स्थिति सबसे खराब है, वो अपनी खराब स्थिति में प्रथम स्थान पे है। आपको एक ही जो है क्वेश्चन से 3 आंसर मिल जाएंगे। आपको बताना है वो कौन सा देश है, कौन सी राजधानी और कौन सा शहर है। ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, देश है दिल्ली, राजधानी और गाजियाबाद शहर है। बी में है बांग्लादेश, दिल्ली और गाजियाबाद। सी में है बांग्लादेश, दिल्ली और टोक्यो, और डी में है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा देश प्रदूषण में सबसे ऊपर है, कौन सी राजधानी सबसे ऊपर है और कौन सा आपका शहर सबसे ऊपर है। तो याद रखेंगे इसमें 2 तो भारत के ही शामिल हैं, शहर और राजधानी, और आपको पता है राजधानी दिल्ली और शहर गाजियाबाद, और देश जो है ये बांग्लादेश है। ये आप याद रखेंगे। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। आपको बताना है कि अगर आपको अस्थायी विकास चाहिए और अंतर पीढ़ीगत संवेदना की घटना से संबंधित है, वो विकास किससे संबंधित है? क्या ये प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, या ये भौतिक संसाधनों से संबंधित है, या ये औद्योगिक संसाधनों से संबंधित है, या ये सामाजिक संसाधनों से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है अस्थायी विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या कहिए सतत विकास, जो अंतर पीढ़ीगत
जो है चीज़ों से संबंधित है, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये सारी चीज़ें मिलती रहें। आपको पता है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज की बातें हो रही हैं। इसी को बचाने को लेकर के बातें होती हैं कि किस तरह से हम इन्हें बचाएं कि आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधनों की बात है। नेक्स्ट है नेट वर्ल्ड रेडिनेंस इंडेक्स निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है नेट वर्ल्ड रेडिनेंस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। क्या ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, या ये WTO द्वारा जारी किया जाता है, या ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना बच्चों कि ये जो इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है। अगर आपके लिए नया है तो इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है बच्चों कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है, या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, या विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा संस्था है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो सूचकांक है इसको जारी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही है। और आप देख रहे हैं कि इसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पीस की बात किसमें की गई है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास का आधार। सतत विकास का आधार हम किससे लेते हैं? कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम सतत विकास की बातें करते हैं? कौन सा आधार है हमारे सतत विकास का? सामाजिक दृष्टिकोण, या आर्थिक दृष्टिकोण, या पर्यावरणीय दृष्टिकोण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन है बच्चों जो आपके सतत विकास की बात करता है? हमेशा आप देख रहे हैं वही चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार लैंग्वेज को बदल दिया जाता है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मतलब जो है अवेयर करने के लिए कि आप जानिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये किसके लिए बातें करता है, हम इसकी तरफ क्यों अग्रसर हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सतत विकास, आपको पता है ये ना तो सामाजिक है ना आर्थिक है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको लेकर के है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है, यानी कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है किसको? संसाधनों का समुचित जो आपका मतलब समुचित उपयोग है, या उत्पादकता में वृद्धि को, या कुशलता में विकास को, या उपयुक्त सभी को? तो आपको बताना है बच्चों मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग, यानी कि मानव का जो पूंजी है वो किन किन के सहयोग से बढ़ेगा, किन किन की मदद से व्यक्ति ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, समृद्ध होगा। तो आपको पता है संसाधनों का समुचित उपहार या समुचित उपयोग, यानी कि समुचित होना, तो बिल्कुल सही है, आपका पहला भी होगा। उत्पादकता में वृद्धि, बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी उतना ही हमें फ़ायदा है। और कुशलता में विकास, बिल्कुल कुशलता में विकास भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी आपके ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है बच्चों? तो ये भी बिल्कुल रटने वाला नहीं है। सतत से मतलब जो हमेशा चलता रहे, आर्थिक विकास से मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और हमारा ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमेशा चलता रहे वो कब होगा देख लेते हैं। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, या वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, या औद्योगिक विकास, या कृषि विकास? तो आप देखिए बच्चों इसमें सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है, जो सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है, वो कह रहा है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास ही सतत विकास है, यानी कि ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, जो कभी ना रुके, जो आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी चलता रहे, ये विकास ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और ये आपके भविष्य को लेकर के बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है।
समावेशी समृद्धि के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? समावेशी समृद्धि मतलब बच्चों कि जिसमें सबका विकास हो, सबकी समृद्धि हो, सबको फायदा हो, सबका उसमें योगदान हो। तो आप देखेंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, या कृषि का पुनरुत्थान, या शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या उपर्युक्त सभी। तो आप बताएंगे समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक कौन सी चीज़ें होती हैं? ऐसी समृद्धि जिसमें सबका विकास हो, इसी को कहेंगे समावेशी। और आप देख रहे हैं कि अधो संरचनात्मक सुविधाओं का विकास। अधो मतलब होता है आधारभूत, निचले स्तर की, मौलिक, मूलभूत ऐसी आवश्यकताओं का बढ़िया विकास होना चाहिए जो इस पर ज़्यादातर जनसंख्या आधारित है और जो उनकी सबसे पहली ज़रूरत है। बिल्कुल ये होना चाहिए। कृषि का पुनरुद्धार। कृषि हमारी आप जानते हैं कि बहुत ही जो है अच्छी मतलब एक तरीके से कि लैंड है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैंड है हमारे पास। लेकिन मैंने इसके पहले के क्लास में भी कहा था कि कृषि का दोहन दोनों लोग कर रहे हैं। जो अमीर हैं वो ज़्यादा खाद, ज़्यादा कीटनाशक, ज़्यादा रसायनों का उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लालच में कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है, और वो उनका अच्छा उपयोग ना करके बार बार मिट्टी से उत्पादन लेते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। एक तो ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करके उसको उसर कर रहा है, और दूसरा बिना किसी चीज़ का उपयोग किए ही ज़्यादा उपयोग करके उसको उसर कर रहा है। इस तरह से मिट्टी की बर्बादी हमारे यहाँ, या कहिए भूमि का, या कहिए कि धरती का, या कहिए कि उत्पादन युक्त जो लैंड है उसकी उर्वरता हम हमारे यहाँ गरीब भी खराब कर रहे हैं और अमीर भी खराब कर रहे हैं। तो अब कृषि के पुनरुत्थान की ज़रूरत है। अब हमें जैविक कृषि की तरफ अग्रसर होने की ज़रूरत है। अब हमें जीरो टिलेज कृषि की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब हमें जो है ऐसी उन सारी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े, जिससे हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़े, जिससे हमें उत्पादन के साथ साथ अच्छी जो है सेहतमंद चीज़ें प्राप्त हो। तो आप देखेंगे बच्चों पुनरुद्धार भी जरूरी है। शिक्षा मस्ट है। किसी भी समाज के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के किसी भी समाज की उन्नति, विकास, समृद्धि कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा इज़ मस्ट एंड फर्स्ट। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य भी, सामाजिक सेवाएं ये सारी चीज़ें यानी कि उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे समावेशी समृद्धि के लिए। लास्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसने विकसित किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या ये महबूबुल हक है, या ये जगदीश भगवती हैं, या जोसेफ स्टीलिंगन है, या अमर्त्य सेन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आज का आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन है। महबूबुल हक ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और इनकी मदद अमर्त्य सेन ने भी किया है, लेकिन ये मेन रोल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सॉरी बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट डे फिर और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।